Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. We'll wait for 1 minute and then we will start. Let others join. How did your exams go? How did your exams go? Did they go well? No Student, response? no anyone respond. Okay, so please switch on your video so that we can get it started. Kajal, Kanika, Himanshu. Student video should be on, beta. Prashant, please switch on your video. Okay, so let's get started. Okay, तो लास्ट टाइम हम किस विषय पे बात कर रहे थे? हमने स्टैटिस्टिक्स की जो इम्पोर्टेंस है. हिमांशु, कीप योर वीडियो ऑन. डोंट स्विच इट ऑफ. ये नहीं कि बोला तो ऑन किया फिर ऑफ. यू हैव टू कीप इट ऑन कंटिन्यूअसली. हिमांशु. Himanshu, your video is off. Himanshu, what's the problem, beta? Switch on your video. Okay. So, हमने स्टैटिस्टिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो समझा और उसके बाद हमने कहाँ से शुरू किया? सेंट्रल टेंडेंसीज से. ठीक है, जिस वो टेंडेंसी जिस डेटा की कि वो एक किसी गिवन पॉइंट के इर्द गिर्द इकट्ठा होता है. ठीक है, और ये पॉइंट जो है कि 3 तरह के हम जानते हैं: मीन, मीडियन, मोड. ठीक है, तो हमने इनके बारे में बात की थी. So usually to what question are these answers given, right? So this is the representative data. अब question ये है कि what is the average salary of an employee? तो कौन सा central tendency होगा इसका आंसर? So mean. Mean. Very good. What is the salary of an average employee?
सैलरी का एवरेज नहीं निकालना है, एम्प्लॉय का एवरेज की सैलरी बतानी है कि जो एक आम एम्प्लॉय है उसकी क्या सैलरी है, एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी, ये होगा मीडियन। ठीक है, तो मीडियन और मोड में डिफरेंस, मीडियन और मीन में डिफरेंस समझिए। मीन तब आता है जब एवरेज किसी वैल्यूज का निकाला जाता है, ठीक है ना। तो एवरेज सैलरी के साथ आएगा, एम्प्लॉय के साथ नहीं। लेकिन जब हम कहेंगे सैलरी ऑफ एन एवरेज एम्प्लॉय, तो हम बात कर रहे हैं मीडियन, ठीक है। तो हमें एक नॉर्मल क्वेश्चन से भी डेटा पॉइंट क्या चाहिए पता होना चाहिए। एंड द फाइनल विच इज इजी टू डिफरेंशिएट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन का आंसर क्या होता है? मोस्ट कॉमन का आंसर क्या होता है? मोड। दिस इज मोड, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा कॉमन नंबर है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए ऑब्वियसली वी नो वी हैव टू सम ऑल द डेटा पॉइंट्स एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। मीडियन के लिए वी हैव टू सॉर्ट द डेटा एंड पिक द मिडल मोस्ट टर्म। लेकिन अगर मिडल मोस्ट टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है तो वी टेक द एवरेज ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म्स, ठीक है। और मोड के केस में तो इट इज जस्ट द वैल्यू विच इज रिपीटेड द मोस्ट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना इसमें मस्ट है हमारे लिए, मीडियन में सॉर्ट करना मस्ट है, मीन में कुछ भी प्रोसेसिंग के बिना भी डेटा केवल कैलकुलेशन से आ सकता है आंसर, ठीक है। ओके, तो अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मीन के हमारे पास निकालने के लिए क्या तरीके होते हैं। सबसे सिंपल होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन अगर इसी डेटा को मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देता हूं, डिस्क्रीट का मतलब इस तरीके से कि नंबर 1 appears 1 time, नंबर 2 appears 3 times, नंबर 3 appears 2 times, तब मैं मीन किस तरह निकालता हूं? Then I take the sum of frequency into the data point का sum divided by the sum of frequencies. So sum of frequencies will give me total number, and this will give me sum of observations. क्यों? क्योंकि I have just used the distributive property. Okay, multiplication is being distributed over addition, बस मैंने वही किया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब डेटा ग्रुप्ड होता है तो मीन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है क्लास मार्क। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज अ क्लास मार्क? So upper limit plus lower limit by 2. यस, ठीक है। तो ये एक तरह से द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ओके, तो हम जो क्लास मार्क होता है मीन निकालने के लिए क्लास मार्क को ही डेटा मान लेते हैं और उसके बाद सेम यही फॉर्मूला यूज होता है। बस हम क्या करते हैं कि क्लास मार्क को डेटा मान लेते हैं। तो एक चीज जरूर समझ लीजिए कि ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, ये फॉर्मूला भी डिस्क्रीट में एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि जो ग्रुप डेटा में हम बात करते हैं, तब ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। But we can't do anything. We have to work with approximate values once we are working with grouped data. ठीक है ना, क्योंकि रॉ डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। फिर मीन में एक और चीज जो हमने पढ़ी थी, जो हमें आनी चाहिए, बिकॉज दैट इज यूजफुल इन इवन the dispersion calculations we will do later, is the step deviation method. ठीक है,
तो क्या होता है स्टेप डिविएशन मेथड? देखिए आपने 10th में 2 तरीके पढ़े थे, राइट? What were the 2 methods you have studied in 10th? मीन के डायरेक्ट मेथड था, फिर एक एज्यूम्ड मीन मेथड था, याद है एज्यूम्ड मीन? और फिर तीसरा मेथड था स्टेप डिविएशन मेथड। तो जो स्टेप डिविएशन मेथड है उसमें 2 चीजें होती हैं, मीन तो एज्यूम करते ही करते हैं, एक कॉमन फैक्टर भी यूज करते हैं, ठीक है? कॉमन फैक्टर यूजुअली क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है, ठीक है ना? तो क्लास इंटरवल तो यूजुअली कॉमन फैक्टर होता है, राइट? तो हम उसको क्लास विड्थ को ही कॉमन फैक्टर यूजुअली लेते हैं, लेकिन कुछ और भी लिया जा सकता है, वो मस्ट नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है? h इज द कॉमन फैक्टर, a इज द एज्यूम्ड मीन, एंड व्हाट इज ui? ui इज डेटा पॉइंट माइनस द एज्यूम्ड मीन, उसके रिजल्ट को डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर, ठीक है? ये सब मैं आपको क्वेश्चंस करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 10th में, राइट? आई एम ओनली हेल्पिंग यू रिकॉल, ठीक है? तो ये होता है स्टेप डिविएशन मेथड। कैन समबडी टेल मी कि हम क्यों यूज करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड? सर कैलकुलेशन इजी करने के लिए। यस, जब डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और कई बार बहुत बड़े होते हैं साइज में, तो हम अननेसेसरीली बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, और स्टेप डिविएशन मेथड से हम वो कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड से आंसर निकालें या स्टेप डिविएशन मेथड से निकालें, तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा? सर डायरेक्ट। दोनों की सेम एक्यूरेसी होगी, ठीक है? दोनों की सेम एक्यूरेसी होगी, इसलिए आप चाहे स्टेप डिविएशन मेथड यूज करिए, चाहे डायरेक्ट करिए, चाहे एज्यूम्ड मीन करिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? Why? We are only using mathematical concepts here. No approximation is being used. सर अज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे? Assumed mean में आप ये समझ लीजिए h is equal to 1, तो वही assumed mean। अगर आपको स्टेप डिविएशन मेथड आता है तो assumed mean में h is equal to 1, तो हम कॉमन फैक्टर नहीं निकालते, है ना? तो उसको 1 लिख दीजिए, सेम फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर assumed mean, ओके सर। राइट? और आपको देखिए ये फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट मेथड भी इससे निकाल लेंगे, a को 0 मान लीजिए, h को 1 मान लीजिए, आपके डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आ गया। h को 1 मान लीजिए, एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला आ गया, और दोनों को कोई आर्बिट्री कांस्टेंट्स ले लिया तो स्टेप डिविएशन का मेथड आ गया। ये मोस्ट जेनरिक फॉर्मूला है, ओके? इट इज द मोस्ट जेनरिक। तो ये आपको मेथड आता है तो आप मीन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे किसी भी मेथड से पूछा जाए, ठीक है? ओके, वी कंटिन्यू द रिवीजन ऑफ 10th कि मीडियन कैसे निकालते हैं, ओके? तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉर्ट द डेटा। फिर हमें मिडिल टर्म पता करनी है। सेकंड, द फर्स्ट स्टेप इज सॉर्ट द डेटा, द सेकंड स्टेप इज फाइंड द मिडिल टर्म, ठीक है? अब ये मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेट्स लुक एट डेटा जिसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना है, ठीक है? तो उसमें हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। क्या होते हैं 2 केसेस? कि n इज ऑड, टोटल नंबर इज ऑड, इसका मतलब मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है। तो कौन सा होता है मिडिल टर्म? n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है ना? जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 9 टर्म्स थे टोटल,
तो 9 + 1 10/2 5th टर्म जो है वो बिल्कुल मिडल है, 4 उसके नीचे है, 4 उसके ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए n हमारा 10 है यानी कि इवन है, तब हमारे पास कोई भी मिडिल टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम एक वर्क अराउंड यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम दो मिडिल मोस्ट टर्म को ढूंढते हैं। वो कौन सी होती है, n/2th और n/2th + 1th, राइट। तो अगर मान के चलिए 6 ले लेता हूं मैं टर्म्स, ये हमारे पास 6 टर्म्स है, तो हम इन दोनों टर्म को ढूंढते हैं और फिर इनका एवरेज निकाल लेते हैं, और उस एवरेज को हम मीडियन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हमारे पास वर्क अराउंड होता है जिसको हमें यूज करना आना चाहिए इन केस ऑफ इवन नंबर। अब अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, तो जैसे 1 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 7 एंड 5 की फ्रीक्वेंसी 8 एंड 4 की फ्रीक्वेंसी 3, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इंश्योर करना है कि क्या हो, सॉर्टेड हो डाटा, यानी 1 3 5 4 ये तो सॉर्टेड नहीं है डाटा, राइट। तो सबसे पहले हमको इसको सॉर्टेड लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक्स और एफ। सबसे पहले 1 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 7, 4 की फ्रीक्वेंसी 3, 5 की फ्रीक्वेंसी 8। तो सॉर्ट होना बहुत जरूरी है डेटा। गुड न्यूज इज कि 99% टाइम्स आपको क्वेश्चन में डेटा सॉर्टेड दे देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेक ना करिए कि डेटा सॉर्टेड है या नहीं। आपको चेक तो करना ही है। आपने चेक किया और उस डेटा को फर्स्ट सॉर्टेड लिखा, फिर आप क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, क्यूमुलेटिव। when we ever use the word cumulative, तो हम क्या मतलब होता है इसका, किसी चीज को क्यूमुलेट करना। क्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो इकट्ठा कर रहे हैं हम किसको, फ्रीक्वेंसीज को। यानी पहली फ्रीक्वेंसी ले ली, जब आए तो इसमें इसको भी इकट्ठा कर लिया, 9 हो गया, फिर इसमें ये जोड़ लिया तो 12 हो गया, फिर इसमें 8 जोड़ लिया 20, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जा रहे हैं, ओके। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको पहले बनाना बहुत जरूरी है इस केस में, ठीक है। अब ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, जो इसका नाम किसी को याद है, क्या बोलते हैं इस तरह के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को? लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। लेस देन टाइप, ओके। तो ये लेस देन टाइप बोलते हैं इसको। लेस देन टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है डेटा को। तो इसका मतलब ये है कि 9 किस चीज की फ्रीक्वेंसी है, 9 फ्रीक्वेंसी है 3 और लेस देन 3 की, ओके। सो लेस देन टाइप बोलते हैं इसको। और अगर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो मोर देन टाइप बोलते हैं, ओके। लेकिन जो लेस देन टाइप हम बोलते हैं वो शॉर्ट फॉर्म है लेस देन इक्वल टू टाइप, ठीक है। तो लेकिन बोलते हमेशा लेस देन टाइप ही है उससे। वेरी गुड, ओके। तो अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, जो ये लास्ट वाला है ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और इससे इसको हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं ये ऑड है या इवन है। अगर मान लीजिए ऑड है तो +1/2 कर लिया, तो हमें मिडिल पॉइंट मिल गया। फिर हम चेक करेंगे कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल या जस्ट बिगर है।
ठीक है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए 21 होता, ये 9 होता, तो ये 21 होता, तो हमने क्या किया कि 11th हमारा 22/2 11th आइटम, तो 11th आइटम इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे जस्ट छोटा है या इक्वल होता, तो हमारा 4 जो है मीडियन आ गया, राइट। सिमिलरली अगर ये इवन होता है लास्ट का नंबर, तो फिर हम 2 को ढूंढते हैं, तो कई बार तो वो सेम नंबर आते हैं, कभी कभी अलग भी आते हैं, जब अलग आते हैं तो उनका एवरेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना, ये भी हम पहले ही कर चुके। सर एक बार निकाल के दिखा दीजिए इसका मीडियन। अच्छा ठीक है, ओके, लेट मी टेक अ सेट डेटा हियर, ओके। सो क्या लिया 1 2 3 7 4 3 and 5 8, right? So this is xi, this is fi, and this is cumulative frequency. This is 2 9 12 20, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इवन है, तो अब हमारे पास 2 टर्म्स है n/2 और n/2 + 1। n/2 क्या है, 10th टर्म, और n ये कौन सा है, 11th टर्म। अब 10th टर्म किस में आएगा, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, यहां आएगा 10th टर्म। अब 11th टर्म भी लकीली इस केस में यहीं आ रहा है, तो हमारा मीडियन हो गया 4, ठीक है। एक कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि वो मीडियन में ना फ्रीक्वेंसी को आंसर लिखाते हैं, आंसर फ्रीक्वेंसी कभी नहीं होता, हमेशा x होता है आंसर, राइट। सो द मीडियन इज 4 इन दिस केस। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या हो जाता है, जैसे लेट्स मेक अनदर डेटा सेट, and we want four, just a second, हमें 10th 11th 12 26 6 है, ओके। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, क्या बनेगी, 2 9 12 26, सॉरी एक सेकंड, इसको हम लेंगे 12 लेते हैं इसको, तो ये बना 24, ओके। अब हम करते हैं, तो n + 1th टर्म कौन सी बनी, n/2th टर्म 12th और 13th, ये 2 टर्म्स बनी, तो 12th कहाँ आई हमारी, यहां पे आई, और 13th टर्म कहाँ आएगी, यहां आएगी, क्योंकि इसमें नहीं आ रही है, तो हमारे 2 आ गए, 4 आ गया, 5 आ गया। व्हाट विल बी द मीडियन नाउ, 4 + 5/2 which is 4.5, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो ये ऑड वाल, ये इवन का है केस जहां पे सिंगल मीडियन आता है, और ये इवन का केस है जहां पे एवरेज आता है ऑफ मिडिल टर्म्स, अंडरस्टूड। यस सर। Now we come to the final case of median, which is about the grouped data, ठीक है।
जब ग्रुप डेटा होता है तो उसमें हमें क्या क्या चीजें करनी होती है? सबसे पहले द ग्रुप डेटा शुड बी कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, तो पहले उसको कंटिन्यूअस बनाइए। कंटिन्यूअस का मतलब जो पहले वाले का, पहले इंटरवल का हायर लिमिट है, दैट शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल। ठीक है, उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। कंटिन्यूअस बनाने के बाद क्या करते हैं? ठीक है, क्योंकि ग्रुप्ड होगा तो सॉर्टेड होगा ही, राइट? इट इज वेरी अनलाइकली कि ग्रुप डेटा को आपको सॉर्टेड ना दिया जाए, डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो वो सॉर्टेड होता है, इसलिए यूजुअली वो हमें इशू आता नहीं है। फिर हम उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि नाउ वी डोंट केयर अबाउट वेदर इट इज अ ऑड नंबर और एन इवन नंबर, क्योंकि ग्रुप्ड में ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद अप्रोक्सीमेशन, सो वी डू नॉट नीड दिस लेवल ऑफ एक्यूरेसी। वहां पे ये जो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वी यूज द नंबर n/2 इवन इफ इट कम्स आउट टू बी अ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है जब हम ग्रुप पे आते हैं कि ऑड इवन का डिफरेंस निकल जाता है। हम डायरेक्टली नंबर कैलकुलेट करते हैं जो मिडिल है, n/2, और उसके बाद देयर इज अ फॉर्मूला, ओके, दैट इज यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द मीडियन। ठीक है, ये एक्यूरेट मीडियन नहीं होता लाइक द प्रीवियस वंस, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन। ओके, ये किस तरह से हम निकालते हैं? लीनियर इंट्रापोलेशन कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है और हम उस हिसाब से इसको निकाल लेते हैं, राइट? Do I have to explain this formula to you? Do you remember the formula? Yes, sir. Right? So this is the easy formula as such, but ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। याद ये आपको इसमें मेन रखना है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये प्रीवियस क्लास की होती है, और ये जो है ये प्रीवियस क्लास की होती है, जबकि जो नीचे फ्रीक्वेंसी होती है ये मीडियन क्लास की होती है। ठीक है ना, तो ये Yes, sir. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी अलग अलग क्लासेस की। ओके, mode I am not discussing here, okay, because mode we don't need for this chapter, okay? हमने किया हुआ है मोड 10th में, बट दैट इज नॉट नीडेड इन दिस चैप्टर। वो आगे वाले फॉर्मूले में यूज नहीं होगा, इसलिए आई हैव स्किप्ड दैट पार्ट। Now let's come to the real part, that the new part that we are studying in this chapter. Okay, that is the big question: is central tendency good enough to describe the data? ओके, अब हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है। एक क्लास है, उनमें मैंने बच्चों की हाइट निकाली, एक दूसरी क्लास है उसमें भी बच्चों की हाइट है मेरे पास अवेलेबल। जब मैंने उनकी कोई सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट की, मान लीजिए मीन कैलकुलेट किया, वो दोनों क्लासेस का सेम आ गया, लेकिन एक क्लास है जिसमें सभी बच्चों की बस आधा 1 इंच ऊपर नीचे हाइट है, और एक ऐसी क्लास है जिसमें सबसे छोटे बच्चे की 1 फीट हाइट कम है मीन से, और सबसे बड़े बच्चे की 1 फीट हाइट मीन से ज्यादा है, राइट? तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से बहुत अलग है, राइट? और प्रश्न ये आता है कि क्या सेंट्रल टेंडेंसी काफी है एक डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए? द आंसर इज क्लियरली नो। Actually, no amount of statistics is enough to describe the data completely. ठीक है ना, हम लाखों रोज का हमारे पास डेटा है, मिलियंस ऑफ रोज का डेटा है, मान लीजिए इंडिया का सेंसस का डेटा है, राइट? वो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो केवल 2 या 3 नंबर कभी भी पूरे डेटा को तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। We are looking for some understanding of data. Central tendency gives us the first level of understanding of data. The second level of understanding of data
comes from understanding कि ये डेटा का फैलाव कितना है अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी। एक सेंट्रल टेंडेंसी के इर्द गिर्द वो फैला हुआ है, हमें ये पता है, मगर कितना फैला हुआ है। अगर ज्यादा फैला हुआ है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी हमारी जो है वो बहुत ज्यादा हमें एक्यूरेसी नहीं दे रही है, लेकिन अगर वो कम फैला हुआ है तो उससे हम ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि किसी भी डेटा पॉइंट का सेंट्रल टेंडेंसी के पास होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फैलाव, डेटा कितना फैला हुआ है, और इन अदर वर्ड्स कि कितना डिस्पर्स्ड है डेटा। तो अब हम सेंट्रल टेंडेंसी की जगह डिस्पर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फैलाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा आप सबके वीडियोस ऑफ हो गए हैं, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। सौरभ, प्रशांत, okay, so we are talking about the dispersion, which is कि कितना फैला हुआ डेटा है। तो इसके बहुत सारे मेजर्स होते हैं, लाइक सेंट्रल टेंडेंसी के होते हैं। इसमें से हम एक है जो पहले से जानते हैं, वो है रेंज। दिस वी ऑलरेडी नो। ओके, व्हाट इज रेंज? द हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू, राइट? तो ये तो हमें पहले से आता है। फिर एक और होता है जिसको बोलते हैं क्वार्टाइल डिविएशन, राइट? ये बस आप नाम सुन लीजिए, ये हमें करना नहीं है, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस एट ऑल। फिर जो हमें करने हैं वो है मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। हम जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर है इन दो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पर समय व्यतीत करेंगे। हम समझेंगे कि मीन डिविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, और कब कौन सा किससे बेहतर होता है, इस चीज को समझने के लिए चैप्टर इज दैट। ओके, सो लेट्स क्विकली रिवाइज द रेंज। ओके, रेंज सबसे सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है? बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू। ओके, एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू हमें पता है माइनस द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन अगर ये डेटा ग्रुप हो जाता है तो हम क्या करते हैं? वी टेक द अपर लिमिट ऑफ द बिगेस्ट क्लास माइनस द लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास। स्मॉलेस्ट बिगेस्ट से मेरा मतलब है वैल्यू में स्मॉलेस्ट बिगेस्ट। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर एग्जांपल्स एंड सी व्हाट आई मीन। So what is the range of this data? इस डेटा की क्या रेंज है? बताइए, what is the range of this data? सबका वीडियो ऑफ है सर। Video एक का just a second. Saurav, your video is on, but we can't see you. You have blocked your camera. Don't do that, beta. Okay. Prashant is anyway not connected, so we can't tell him anything. Okay. बताइए रेंज क्या है इस डेटा की? सब बताने। हाँ, देखिए, हाईएस्ट ऑफ द सबसे बड़ी जो क्लास है, सबसे बड़ी कौन सी है? 8.5 से 12.5, ये सबसे बड़ी है। इसका अपर लिमिट लीजिए और सबसे छोटी का लोअर लिमिट लीजिए, इनका डिफरेंस, यानी रेंज
is equal to 12.5 minus 0.5 is equal to 12. लेकिन सेम डेटा है, मान लीजिए, ठीक है, सेम डेटा का हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा अगर, तो यहां पे क्या रेंज है अगर हम यहां देखते, यहां व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा? सबसे बड़ा 12 नंबर है minus 12. हाँ, वेरी गुड. ओके, सो रेंज is equal to 12 minus 1 is equal to 11. ठीक है, और इस डेटा का जो एकदम रॉ डेटा था उसका देखिए क्या रेंज है. अगेन जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 12 है और जो सबसे छोटा नंबर है वो 1 है. रेंज इज अगेन 11. ठीक है ना. तो रॉ डेटा से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, आंसर कभी चेंज नहीं होता है किसी भी चीज का. ठीक है, लेकिन जब हम उससे कंटिन्यूअस पे आते हैं तो आंसर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं. यूजुअली बहुत बड़ा चेंज नहीं आना चाहिए, एक कॉमन डेटा में मामूली चेंज आता है लेकिन चेंज आ जाता है. ओके, एक छोटी सी इनएक्यूरेसी आ जाती है, किस वजह से? ग्रुपिंग की वजह से. ओके, अंडरस्टूड. तो रेंज निकालना तो बिल्कुल आसान है, इतना आसान कि आपके एग्जाम में शायद ना भी आए. Okay, but still you should know. Now, is range a good measure of dispersion? Okay, it's a very basic measure. It's not good, it's a basic measure. Why is it a basic measure? What issue does it have? The issue is, it is highly subject to extreme values. ठीक है, तो केवल एक वैल्यू नीचे की या ऊपर की बदल जाए तो पूरे डेटा का ही स्वरूप बदल जाता है, राइट? विच इज नॉट अ गुड स्टैटिस्टिकल मेजर. क्योंकि अगर मान के चलिए कि अचानक से बिल गेट्स ये कहें कि मैं इंडिया में आके रहने लगूंगा, राइट? केवल उनके आने से क्या होगा? इंडिया की रेंज ऑफ इनकम जो है, रेंज ऑफ वेल्थ जो है, वो सडनली चेंज हो जाएगी, because he is a few times more richer than Mukesh Ambani, right? तो सडनली हमारे, लेकिन क्या हमारा नेशन का डेटा रियली हैव वी बिकम रिचर बाय हिम कमिंग टू इंडिया? नॉट रियली, राइट? तो इश्यू विद रेंज इज दैट इट इज हाईली सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम वैल्यूज. केवल एक एक्सट्रीम वैल्यू ऐड करने से ये वैल्यू 100% अफेक्ट हो जाती है. ओके, इसीलिए इसको हम बेसिक मेजर बोलते हैं. इट्स नॉट अ ग्रेट मेजर. सो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट वी कैन गो टू इज द मीन डेविएशन. ठीक है, अब मीन डेविएशन क्या होता है? ओके, सो आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द टाइम टुडे. Okay, so we might get cut out, right? But let me continue. If we get cut out, we'll start from mean deviation next time. So mean deviation क्या है? It is the mean of deviations. So mean deviation को इस तरह पढ़िए, it is a mean of deviations. और deviation का क्या मतलब होता है? Distance from a number. वो उसका डिविएशन है उस नंबर से. डिस्टेंस बोल लीजिए या डिफरेंस बोल लीजिए, एक ही बात है. ओके,
स्टैटिस्टिक्स में डिस्टेंस वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है, लेकिन हम डिस्टेंस या डिफरेंस का तो एक ही मतलब है यहाँ पे। तो डिविएशन क्या है? डिफरेंस फ्रॉम अ नंबर और अ डिस्टेंस फ्रॉम अ नंबर, और इस डिस्टेंस का मीन लेने को बोलते हैं मीन डिविएशन। ठीक है, आपको इतना समझ आया? तो अब सबसे sir. पहले हम ये देखते हैं कि ये नंबर क्या हो सकता है जिसके अराउंड हम अपना डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये जो नंबर है, ये इसके हमारे पास तीन ऑप्शंस है। एक तो है कि ये आर्बिट्रेरी नंबर है। आर्बिट्रेरी का मतलब जो जी में आया हमने उठा लिया, कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर है, हमारी चॉइस का नंबर है, कोई लॉजिक ना हो उसके पीछे। दूसरा ऑप्शन है कि ये एक सेंट्रल टेंडेंसी का नंबर हो, यानी कि या तो ये मीन हो या मीडियन। ठीक है, तो ये तीनों ही तरह से हम मीन डिविएशंस निकालते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से डिविएशन निकालने को लिए कहा गया है। मोस्ट लाइकली 99% चांस है कि आपको अराउंड मीन या अराउंड मीडियन पूछी जाएगी डिविएशन निकाल। लेकिन अगर ना भी पूछी जाए, आर्बिट्ररी के अराउंड पूछ ली जाए, तो भी मेथड सेम ही रहते हैं, इसलिए कुछ घबराना नहीं है हमें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल डू इट अगेन अराउंड द मीन और द मीडियन। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम डिस्टेंस फ्रॉम दैट नंबर निकालने वाले हैं, चाहे वो आर्बिट्रेरी नंबर हो, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो। ठीक है ना? तो अब जब हम वो डिस्टेंस निकालेंगे, तो इट कैन कम आउट टू बी, दिस डिफरेंस कैन कम आउट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम इन डिफरेंसेस को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमको जो डिविएशन का सेंस है वो नहीं मिलता है। तो इसका वर्क अराउंड क्या है? वी कन्वर्ट वट एवर बी इट टू अ पॉजिटिव नंबर। कौन सा ऑपरेटर है जो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसे पॉजिटिव बना देता है? Sir, I think class is over. Time is over. Oh yeah, the time is over, but I think our Zoom खुद end नहीं हुआ है। ठीक है, so I will end the class now because you will have to rush for your next class, right? So we will continue from here in the next class. Let me end the class now, okay? Thank you very much. Bye bye. Thank you.